दोस्तों स्टॉक मार्केट गिर रहा है, हमारी पोर्टफोलियो लाल है और आज के दिन भी करीब 2% के आसपास की बड़ी गिरावट हुई है हमारे स्टॉक मार्केट में। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का ये है कि क्या 2026 में रिकवरी होगी या नहीं, ये वोलेटिलिटी कब तक चलेगी और ऐसे में क्या हमें अपने शेयर्स सेल करके एग्जिट कर देना चाहिए या एसआईपीज कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इन्हीं सब के बारे में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो 3-4 दिनों से जब हमें ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रही थी तब हमें ये लग रहा था कि मार्केट में एक तरह से बायर्स कहीं ना कहीं से वापस आ रहे हैं। लेकिन कल के दिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुई, ऐसी घटनाएं हुई, ऐसे इवेंट्स हुए जिनके बाद आज के दिन मार्केट का गिरना एक तरह से फिर से अनएवॉइडेबल था। अब देखिए 3 इंपॉर्टेंट कारण होते हैं जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है। पहला इंपॉर्टेंट कारण होता है ग्लोबल डेवलपमेंट्स, दूसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है वैल्यूएशंस और तीसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है लिक्विडिटी। अब अगर हम ध्यान दें तो पिछले कुछ समय से, इनफैक्ट 2-3-4 हफ्तों से क्या हो रहा है कि कहीं ईरान, इजराइल, यूएस की बातें होने लग रही हैं, कहीं पर ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपने ऑयल के टैंकर्स को रोक दे रहा है, उसकी बातें होने लग रही हैं। और कल परसों के दिन यूएस फेड रेट्स की बातें हुई जहां पर फेड रेट्स को चेंज नहीं किया गया है इस बार। और शॉर्ट टर्म में ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स होते हैं उनको लेकर मार्केट कहीं ना कहीं से वोलेटाइल रहता है। इसके साथ ही साथ कंपनी के फंडामेंटल्स यानी कि ओवरऑल मार्केट के फंडामेंटल्स पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि हमारा मार्केट शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल रहेगा या नहीं, एंड ये ज़्यादातर वैल्यूएशंस पर डिपेंडेंट रहता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया, लिक्विडिटी यानी कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, इस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि हमारा स्टॉक मार्केट वोलेटाइल है या नहीं। ठीक है, अब 2026 में रिकवरी होगी या नहीं इसको हम समझते हैं। होगी या नहीं ये तो फ्यूचर ही बता पाएगा, लेकिन डाटा के बेसिस पे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से जब रिकवरीज हुई हैं गिरावट के बाद तब क्या सिचुएशंस रही हैं। तो यहाँ पर हमने 3 सिनारियोज लिए, 2022 का सिनारियो, 2020 का सिनारियो और 2015-16 का सिनारियो। तो 2015-16 में यहाँ पे एक मार्केट करेक्शन हुआ था, 2020 में यहाँ पे बिकॉज ऑफ कोविड एक स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था और 2021-22 में यहाँ पे बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया यहाँ पर एक स्टॉक मार्केट करेक्शन हुआ था। तो कल की वीडियो में हमने समझा था, बॉटम वाली वीडियो में, कि स्टॉक मार्केट करेक्शन क्या होता है और स्टॉक मार्केट क्रैश क्या होता है। उसके डिटेल में फिलहाल यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए तो मैंने 3 पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं जहां पर मार्केट ने एक तरह से बॉटम बनाया था और वोलेटिलिटी फिर भी थी उसके पहले, उसके बाद भी वोलेटिलिटी थी। यानी कि वोलेटिलिटी क्या है? वोलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में मार्केट का मूवमेंट है। अब शॉर्ट टर्म में मार्केट, कल के दिन कुछ हुआ, आज के दिन मार्केट 500 पॉइंट नीचे चला गया, आज रात को कुछ होता है तो कल के दिन हो सकता है 600 पॉइंट मार्केट ऊपर चला जाए, परसों हो सकता है 200 पॉइंट और ऊपर चला जाए, फिर उसके अगले दिन हो सकता है मार्केट 400 पॉइंट और नीचे चला जाए। तो ये हर दिन की मोमेंट डिपेंड करती है कि इवेंट्स क्या हो रहे हैं और उसके सिनारियो के बेसिस पे मार्केट वोलेटाइल रहता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम ध्यान दें तो मार्केट क्या है, ये जो आपको गिरावट देखने को मिली है, यहाँ पे एक नया हाई देखने को मिल गया, ये जो गिरावट देखने को मिली, यहाँ पर आके एक नया हाई देखने को मिल गया, ये जो गिरावट देखने को मिली, यहाँ पर आके एक नया हाई देखने को मिल गया। तो मार्केट लॉन्ग टर्म में गिरावटों के बावजूद, वोलेटिलिटी के बावजूद ऑल टाइम एक नया हाई बनाता रहता है। ये हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पे हम कह रहे हैं। पास्ट में जो बातें हुई हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। ठीक है, सो 2022 में क्या हुआ था, मार्केट 3 चरणों में गिरा था। एक चरण, पहला फेज ये था, फिर थोड़ा सा रिवर्ट किया, फिर दूसरा फेज ये हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्ट किया, फिर तीसरा फेज ये हुआ और तीसरे फेज के बाद यहाँ पे हमें मार्केट में एक रिवर्जन देखने को मिला था और जो पिछला यहाँ पे हाई बनाया था, इस हाई के आसपास आके फिर से इसको ब्रेक करने की कोशिश की। तो मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा था और 3 फेजेज में जब ये गिरावट हुई थी 2022 में, उसके बाद से मार्केट में रिवर्जन हमें देखने को मिला था। लेकिन आप ध्यान देंगे तो मार्केट जब गिर रहा था, राइट, तो मान लीजिए यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ तो यहाँ पर भी आपको छोटे छोटे हायर लोज, हायर हाईज, इनफैक्ट लोअर लोज, लोअर हाई बनते हुए दिखाई दिए थे। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ तक गया, फिर लोअर हाई, लोअर लो बना, फिर मार्केट यहाँ तक गया, फिर लोअर हाई, लोअर लो बनते हुए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मार्केट ने ठहराव लिया और यही मार्केट का एक तरह से बॉटम था। तो मार्केट एकदम से, ऐसा नहीं कि एकदम से गिर जाता है, जैसे कि फाउंटेन ऊपर गया और मार्केट एकदम से गिर गया अगले दिन से,
फिर से उसमें एक ऊपर के मोमेंट होने लगी। तो मार्केट धीरे धीरे गिरता है और धीरे धीरे उभरता भी है। तो ये मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमें एज एन इन्वेस्टर समझना होगा, तभी हम गिरावटों पे जो है पैनिक नहीं करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ कोविड के ड्यूरेशन में देखें तो कोविड हमें फरवरी मार्च के महीने में केसेस आने लग गए थे, उसके बाद यहाँ पे ये एक पैनिक वाली सेलिंग होके एक पैनिक मार्केट क्रैश देखने को मिला था। तो मार्केट दो इंपॉर्टेंट कारणों से गिरता है, एक तो अपने फंडामेंटल्स के कारण से, दूसरे कुछ पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, रिसेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, उसकी वजह से। अब यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो ये गिरावट ऑल ऑफ अ सडन हुई, एक ही महीने के अंदर हुई, लेकिन उसके पहले मार्केट 2018-19 से ही इनफैक्ट फ्लैट चल रहा था। यानी कि मार्केट में एक तरह से नीरसता छाई हुई थी, मार्केट वोलाटाइल था। तो मार्केट पहले से ही तैयारी कर रहा था गिरने की, और मार्केट को कोई बहाना चाहिए था गिरने का। तो मार्केट को बहाने चाहिए होते हैं गिरने के लिए, और वो बहाने किसी भी रूप में हो सकते हैं। वो बहाना हो सकता है ट्रम्प कार्ड के रूप में, वो बहाना हो सकता है इजराइल ईरान या क्रूड ऑयल के प्राइसेस के रूप में। किसी भी बहाने से मार्केट में गिरावट हो सकती है। लेकिन मार्केट इसके बाद क्या करता है, ये हमने कोविड के बाद भी देखा। कोविड के बाद भी ये जो पर्टिकुलर पॉइंट बना था, जैसे इस पॉइंट के ऊपर गया, यहाँ से हमें एक नया हाई देखने को मिला। ठीक है, अब चलते देखते हैं कि FIIs DIs हमारे क्या कर रहे हैं। तो कल के वीडियो में भी हमने देखा था, यहाँ पर FIIs ने 18 तारीख को मात्र 2700 करोड़ की सेलिंग की है। कहाँ वो एक दिन में 10-10 हज़ार करोड़ की सेलिंग कर रहे थे, 8,000 करोड़ की सेलिंग कर रहे थे। पिछले 6-7 दिनों में ही 40-45 हज़ार करोड़ की आसपास की सेलिंग कर चुके थे। कहाँ पे 18 मार्च के दिन मात्र 2700 करोड़ की सेलिंग की है। आज के दिन देखना इंपॉर्टेंट होगा, जब आज का डाटा आएगा तो डाटा के हिसाब से FIIs ने कितनी सेलिंग की है। अगर वो हैवी सेलिंग होती है तो अगेन एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आने वाले दिनों के लिए। हालांकि हमारे DII जो हैं वो लगातार मार्केट में बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ क्रूड ऑयल के प्राइसेस में फिर से आपको एक ऊपर की मूवमेंट देखने को मिली है। करीब करीब $100 के आसपास क्रूड ऑयल हमारा आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जब जब क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो बाकी जो भी इस पे डिपेंडेंट चीज़ें होती हैं, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं बेंगलोर जैसी सिटीज़ में क्रंच सिचुएशन है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में भी वहाँ पर देखें तो कई सारे आइटम्स आपको, फूड आइटम्स इनफैक्ट नहीं मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका असर कहीं ना कहीं से बाकी बिजनेसेस पर देखने को मिलता है। और अगर ये कंटिन्यू रहता है लॉन्ग टर्म में तो होता क्या है कि अगले कुछ हफ्तों में अगर ये चीज़ें मेंटेन नहीं हो पाती हैं, वापस से सप्लाई बहाल नहीं हो पाती है, तो धीरे धीरे जॉब्स पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में क्या है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस मार्केट को कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट करते हैं और वोलाटिलिटी देखने को मिलती है इनके प्राइसेस के ऊपर जाने की वजह से। हालांकि जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे रहते हैं तब मार्केट पे उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि इवेंट्स पर मार्केट को बहाना चाहिए होता है राइट गिरने के लिए। तो यहाँ पे आज का बहाना क्या है, आज का बहाना दिख रहा है मिडिल ईस्ट में ऑयल वार। यानी कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अब धीरे धीरे एक दूसरे कंट्रीज पे क्या कर रहे हैं, जो ऑयल के उनके रिजर्व्स हैं उस पर वो चीज़ें इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जब ऑयल रिजर्व्स पर इम्पैक्ट होगा तो ऑल इन ऑल सारे बिजनेसेस पर इम्पैक्ट होगा कहीं ना कहीं से, और बिजनेसेस पर इम्पैक्ट होगा तो मार्केट तो चलता है फंडामेंटल्स पर, बिजनेस पर ही और सेंटीमेंट्स पर। तो सेंटीमेंट्स यहाँ पर इम्पैक्ट होंगे इन्वेस्टर्स के, और सेंटीमेंट्स इम्पैक्ट होंगे तो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। ठीक, इसके साथ ही साथ अगर हम ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देखें तो गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव में है। डाउ फ्यूचर्स भी यहाँ पे थोड़ा सा रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कल के मार्केट की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, और जिसका असर हमें इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ जैसा कि हमने डिस्कशन किया, US फेड रेट्स ने कोई भी कटौती इस बार नहीं की है, और इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला था US स्टॉक मार्केट में कल के दिन, यानी कि कल की हमारी रात को। और यहाँ पर वही इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है ओवरऑल हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये वोलेटिलिटी कब तक रहेगी। तो देखिए, इसका एक सिंपल सा जवाब है कि वोलेटिलिटी कब रहती है। वोलेटिलिटी तब रहती है मार्केट में जब अनसर्टेनिटी होती है, मार्केट को नहीं पता होता है कि आज क्या होगा कल क्या होगा। जैसे कि कल के दिन 3-4 दिनों से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन एकदम फिर से जब बातें होने लगी यहाँ पे क्रूड ऑयल की, LPGs की, तो मार्केट ने रिएक्ट किया। जब
यूएस फेड रेट्स कट्स की न्यूज़ नहीं आई तब मार्केट ने रिएक्ट किया। तो मार्केट चलने की कोशिश करता है अपने फंडामेंटल्स पर, बट अनसर्टेनिटी मार्केट को पसंद नहीं आती है। तो जब तक ग्लोबल अनसर्टेनिटी रहेगी तब तक मार्केट में ऐसी सिचुएशंस देखने को हमें मिलती रही है। सो ऑल इन ऑल जब तक 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टेबलाइज नहीं होती हैं तब तक मार्केट में हमें स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? एक तो इंटरेस्ट रेट का साइकिल वो पीक हुआ है या नहीं, दूसरा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है या नहीं, और तीसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कि हमारे एफआईआईज, प्यारे चहेते एफआईआईज वापस आ रहे हैं या नहीं। तो कल के दिन एफआईआईज ने मात्र 2,000-2,500 करोड़ की सेलिंग की थी। थोड़ा बहुत ये लग रहा था कि हाँ अब थोड़े से नरम पड़ेंगे, लेकिन आज का डाटा देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स स्टेबलाइज होते हैं तो मार्केट में साइडवेज या वोलेटिलिटी से ऊपर की मूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं 2026 में रिकवरी होगी या नहीं। तो देखिए यहाँ पर गेस वर्क नहीं, डाटा पर बात करते हैं। बुल केस सिनारियो, रेट कट्स होते हैं या कंपनीज की अर्निंग्स स्ट्रांग रहती है ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, तो ऐसे में रिकवरी आने के चांसेस होते हैं। बेस केस सिनारियो की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी स्टेबल तो रहती है, मेजर क्राइसिस नहीं आता है, तो ऐसी सिचुएशंस में मार्केट वोलेटाइल रहने के साथ ही साथ साइडवेज रहता है, मार्केट में बड़ी गिरावट नहीं होती है और ग्रेजुअल रिकवरी देखने को मिलती है। लेकिन बियर केस की अगर हम बात करें तो बियर केस में क्या होता है, ग्लोबल रिसेशन काइंड की सिचुएशन होती है, ग्लोबल रिसेशन डीप हो जाता है। अगर ऐसी सिचुएशंस बनी रहती है तो लंबे समय के लिए कि गैस की प्रॉब्लम है और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है और इसकी वजह से बिजनेसेस इंपैक्ट होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में डीप रिकवरी के लिए लंबा समय लगता है मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझना हमारे लिए जरूरी है, मार्केट कभी भी कोई भी किसी को क्लियर सिग्नल देकर ऊपर नहीं जाता है। बॉटम तब बनने की संभावना होती है जब वर्स्ट न्यूज होती है, जब सब कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तब कहीं ना कहीं से मार्केट टॉप बना रहा होता है। तो ऑल इन ऑल एज एन इन्वेस्टर एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए। अगर लमसम करना है किसी को तो स्टैगर्ड वे में होना चाहिए, कुछ ना कुछ कैश बचाकर जरूर रखना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए वोलेटिलिटी टेम्पररी है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन परमानेंट होना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करिए। इस वीडियो में इतना ही। आप अगर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी के बारे में डिस्कशन किया जाए तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उनको एक्सप्लोर करना ना भूलिए।